दिल्ली में एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। शरद पवार नेताओं को जुटाने की करेंगे कोशिश। अजित पवार ने शरद को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता पहुंचेंगे। 2024 के पहले मिशन झारखंड पर जुटी बीजेपी। देश के 7 राज्यों को मिलेंगे नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है नामों की सिफारिश। गुजरात के लिए महिला चीफ जस्टिस का नाम। मणिपुर में इंटरनेट सर्विस पर बैन 10 जुलाई तक बढ़ा। पहली बार हिंसा 3 मई को भड़की थी। हिंसा में अब तक 120 लोगों की मौत। आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी। कोर्ट 15 जुलाई को सुनाएगी अपना फैसला। 2019 लोकसभा चुनाव के चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ भाषण। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको पहले बता देते हैं, जहां पर एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। बता दें कि शरद पवार पार्टी के नेताओं को जुटाने की कोशिश करेंगे आज। तो एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है। शरद पवार पार्टी नेताओं को जुटाने की कोशिश में है। बता दें कि अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे शरद पवार। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि शरद पवार पार्टी नेताओं को जुटाने की आज कोशिश करेंगे। अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे शरद पवार। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। बता दें कि शरद पवार तमाम पार्टी के जो नेताओं को जुटाने में जुटे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र जाधव हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे जानेंगे कि आज एनसीपी की कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल मुंबई में दोनों एनसीपी पवार वर्सेस पवार का मुकाबला अपने को देखने का मिला, पूरा देश को देखने के लिए मिला। वही मुकाबले में चाचा पर भतीजा भारी पड़ गया। अजित पवार के पास 32 विधायक थे तो शरद पवार के पास 16 विधायक थे। इसके बाद जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अजित पवार ने ऐसा ऐलान किया कि मैं इस देश में एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैंने अभी तय किया है कि हमने अभी घोषित किया है कि आज से मैं एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा। शरद पवार इस पद से हटाया गया शरद पवार को। तब से सियासी मुकाबला अधिक तेज हो गया और शरद पवार ने अपनी पकड़ अधिक मजबूत रखने के लिए पक्ष पर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। जल्दी बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए आज शरद पवार मुंबई से दिल्ली जाने वाले हैं। जितेंद्र, आपसे जानेंगे आज जो बैठक होने वाली उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। आज अगर तमाम पार्टी के नेता अगर आज दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे तो उसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा? जब आज दिल्ली में पूरे पार्टी के सभी नेतागण एक साथ आएंगे, शरद पवार के नेतृत्व में बैठक जब होगी, इस बैठक में जो अजित पवार ने अभी तक जिस निर्णय लिया है, इस निर्णय से पूरे खारिज किया जाएगा और सिर्फ शरद पवार ही पार्टी का मुखिया रहेंगे और शरद पवार ही अपनी पार्टी का खुद निर्णय लेंगे। जितेंद्र, जैसा कि कल देखा गया था कि अधिकतर जो नेता है एनसीपी के वो अजित पवार के साथ नजर आ रहे हैं, तो शरद पवार ऐसे में कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उनकी इस बैठक के बाद कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा? यस, जब जो शरद पवार के पुराने नजदीक के नेतागण थे, पूरे सभी नेतागण शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के गुट में गए हैं। लेकिन अजित पवार के गुट में गए हैं, लेकिन शरद पवार के गुट में जितेंद्र आव्हाड है, जयंत पाटिल जैसे नेता है, विधायक अमोल कोल्हे है, ऐसे बड़े बड़े नेतागण हैं। और उसने अभी शरद पवार ने तय किया है कि मैं आने वाले समय नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व को संधि दूंगा और हमारा जो पक्ष है एनसीपी वो बढ़ाएंगे।
जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के शरद पवार तमाम पार्टी के जो नेता हैं उनको जुटाने की कोशिश में हैं। और आपको बता दें कि अजीत पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि शरद पवार पार्टी के नेताओं को जुटाने की कवायद में जुटे हैं। तो आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी और इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से जो नेता होंगे वो शरद पवार के साथ आज इस बैठक में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बता दें कि बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। तो गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता पहुंचेंगे। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू की जा रही है, जिसको लेकर के आज गुवाहाटी में एक बड़ी बैठक होगी। 2024 से पहले मिशन झारखंड पर जुटी है बीजेपी। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि 2024 से पहले मिशन झारखंड पर जुटी बीजेपी। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों के नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी आज से शुरू हो रही है। 2024 से पहले मिशन झारखंड पर बीजेपी की नजर। गुवाहाटी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। प्रवेश, आपसे जानेंगे आज गुवाहाटी में बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए जो है बीजेपी ने बिसात बिछा दी है और लगातार कई राज्यों में वो इस तरीके के दौरे कर रही है। लेकिन आज गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मैं बता दूं आपको झारखंड, बिहार और इसके अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के जो प्रभारी है या मैं ये कहूँ अध्यक्ष है बीजेपी के, वो सारे इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा है वो चुनावों को लेकर है, चुनाव की धरती को लेकर बात है, धरातल पर आकर बात की जाएगी कि अगर बीजेपी को अपनी सीटें इन राज्यों में बढ़ानी है, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हालात मणिपुर के हैं उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो इस बात को लेकर है कि किसी भी प्रकार से अपनी वोटिंग और सीटों को कम होने नहीं देना है। जी प्रवेश, आपने जिस तरीके से बताया कि आज बड़ी बैठक होने वाली बीजेपी की, इस बैठक में कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल तो अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि वो मौजूद होंगे, लेकिन इसमें पार्टी के महासचिव बीएल संतोष मौजूद होंगे। इसके अलावा राजीव भट्टाचार्य मौजूद होंगे जो त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं जो पार्टियों के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा बिहार के, झारखंड के जो अध्यक्ष हैं वो सारे इस पार्टी में मौजूद होंगे। और चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पर होगी कि चुनाव में अपनी सीटों का प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। और किन मुद्दों पर बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आम लोगों के जुड़े मुद्दे हैं, वहां पर क्षेत्रीय समस्या है, उनको लेकर इस बैठक में पहले से एक रणनीति तैयार हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी का एक दल लगभग 2 से 3 दिन पहले यहाँ का दौरा कर चुका है और उन्हीं की संबंधित जो उनके सवाल है, उनकी चर्चा है, उसको लेकर यहाँ पर बैठक होगी। और बैठक में इस बात को लेकर जोर दिया जाएगा कि आम लोगों की जन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए ताकि लोग बीजेपी को अधिक से अधिक संख्या में वोट दे सकें। जी प्रवेश, बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र जो है वो झारखंड राज्य पर है। तो ऐसे में अगर झारखंड बीजेपी निकाल लेती है तो उसको आगामी लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, कितनी सीटें उसको झारखंड से मिल सकती है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी झारखंड ही नहीं बिहार में भी नजर बनाए हुए हैं, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो अन्य 5 राज्य, अभी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी जानती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव मार्च में होने वाला है। और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है अगर इन राज्यों से उनको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा तो उसका जो असर है, उसकी पॉजिटिविटी है, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको दिखाई देगी। और बात अगर सीटों की करें तो पिछली बार से जो उनकी सीटें हैं उसको बीजेपी अधिक संख्या में चाहती है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बीजेपी ने जो अपना मुद्दा बनाया है वो जन समस्या को लेकर बनाया है। बीजेपी का एक ही नारा है, एक ही सवाल है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब उन्होंने इसको धरातल पे लाकर थोड़ा सा जो है आम जन समस्याओं से जोड़ा है कि उन लोगों की क्षेत्रीय समस्या क्या है, उन समस्याओं को लेकर वो जानना चाहते हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर वो बात कर रहे हैं। जी प्रवेश, बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है राजस्थान को लेकर के। क्या दोनों पार्टियों की बैठक में क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? क्या दोनों पार्टियों को एक दूसरे की मतलब जो रणनीति है उस पर नजर रहेगी? जी देखिए, लोकसभा चुनाव पे चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मैं ये कहूंगा अन्य दलों, विपक्ष पूरा एकजुट हो, सबकी नजर उसी चुनाव को लेकर है। और सारी जो रणनीति है, सारी जो बिसातें बिछाई जा रही है, वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव को लेकर बिछाई जा रही है। सभी दल चाहते हैं कि उनकी सीटें अधिक से अधिक संख्या में आ सके, ताकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें, कई मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा रहा हो, या इसके अलावा मैं बता दूं दिल्ली में मर्डर को लेकर सवाल रहे हो, या जल भराव की समस्या रही हो, खुद राहुल गांधी ट्वीट कर इस समस्या को प्रमुखता से उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि चुनावों की जो रणनीति की बिसात है वो अभी से शुरुआत होगी। और इसको लेकर उन्होंने राजस्थान को चुना, और राजस्थान में बैठक करने का उनका सबसे प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार चल रही है और उसको लेकर वो पूरे देश में कर्नाटक की जीत को भी अपने ठीक है प्रवेश। जीत की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। और आपको बता दें कि आज गुवाहाटी में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर के बातचीत होगी। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि उससे पहले झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। तो 2024 से पहले मिशन झारखंड पर भी बीजेपी जुटी हुई है। बता दें कि आज गुवाहाटी में ये बैठक होने वाली बीजेपी की। देश की बात में बात करेंगे अब राजधानी लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बताया जा रहा है कि 1148 पुलिसकर्मियों को सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तो सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बता दें कि 1148 पुलिसकर्मियों को सीएम बांटेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सुबह 11 बजे इसका कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड से हुए हैं चयनित। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड से हुए चयनित लोगों को योगी बांटेंगे पत्र। 217 एएसआई, 587 एएसआई पद के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बता दें कि 344 एएसआई लेखा को भी सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। तो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीएम योगी आज लखनऊ में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 1148 पुलिसकर्मियों को सीएम बांटेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सुबह 11 बजे इसका कार्यक्रम होने वाला है। बता दें कि यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड से हुए चयनित लोगों को सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सतीश, आपसे जानेंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटेंगे पुलिसकर्मियों को, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जो चयनित अभ्यर्थी थे तकरीबन 1370, उनको आज नियुक्ति पत्र दिए जाना है। और लोक भवन में जिन लोगों को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना है उसमें पुलिस विभाग के जो उप निरीक्षक गोपनीय स्तर के अधिकारी हैं, और इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक के लिपिक मतलब अधिकारी हैं। इसके अलावा लेखा विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो चयनित हुए थे इस कैडेट में, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के कैडेट में।
उन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके जरिए साफ संदेश दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोजगार को लेकर या फिर नौकरी को लेकर सरकार काम कर रही है, वो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से काम किया जाएगा। पिछले एक सप्ताह के अगर रिकॉर्ड को देखें तो तकरीबन हर 2-3 दिनों में अलग अलग सेक्टर्स के जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर में बड़े पैमाने पर भर्ती हुई थी, उस प्रक्रिया को भी कहीं न कहीं इस तरह से इसी प्रक्रिया के जरिए उन लोगों को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसके अलावा अब आरओ जो एक तरह से समीक्षा अधिकारी के पद पे होते हैं उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। ऐसे में साफ संदेश जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से एजुकेटेड क्षेत्र में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको पारदर्शिता के तहत उनको एक तरह से जो सफलता मिल रही है उसके जरिए कहीं न कहीं एक तरह से रोजगार या नियुक्ति पत्र या फिर नौकरी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। साफ संदेश है कि उन्होंने इस पहले एक समय में उन्होंने आरोप भी लगाया था कि पहले की सरकार में प्रचार होते थे, फर्जीवाड़ा होते थे, कोई भी वैकेंसी साफ नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार में तकरीबन दूसरी बार जब बीजेपी सरकार बनी है तो इसमें उन्होंने संदेश दिया है कि बड़े स्तर पे बड़े भ्रष्टाचार मुक्त जो भी भ्रष्टाचार हो गए या जैसे भी फर्जीवाड़े उनको खत्म करके और साफ नौकरियों को दिया जा रहा है। जी सतीश, बताया जा रहा है कि सीएम योगी आज खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस को व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स हैं जो पुलिस विभाग में, जैसा कि हमने बताया कि लेखा विभाग, गोपनीय विभाग, ये जो अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई है, इन लोगों को एक तरह से मुख्यमंत्री खुद स्वयं अपने हाथों से इनको नियुक्ति पत्र देते हैं तो जाहिर सी बात है उनका मनोबल और बढ़ता है कि इस प्रक्रिया में खुद पार्टिसिपेट एक तरह से डायरेक्टली रूप से मुख्यमंत्री हैं। और लोक भवन में तकरीबन 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है जिसमें विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, डीजीपी हैं और पुलिस विभाग के और अपर मुख्य सचिव की बात करें तो वो लोग इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा तकरीबन 400 से अधिक अभ्यर्थी भी शामिल होंगे और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी चयनित है उनको ऑनलाइन माध्यम से भी नियुक्त दिया जाए। तकरीबन 1377 जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं सभी कहीं न कहीं ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से और खुद लोक भवन के जो सभागार है उसमें प्रतिभाग करके वो नियुक्त लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ से। और इसके अलावा उनके मनोबल को भी बढ़ेगा क्योंकि आने वाले समय में काम कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर, वो उनका मनोबल बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रतिशत अच्छी हो और सभी नागरिक हैं जो उत्तर प्रदेश में उनको साफ सुथरे और अच्छा एक तरह से वातावरण मिल सके। जी ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि 1148 पुलिसकर्मियों को सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि तमाम एएसआई को जो है नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बता दें कि सुबह आज लोक भवन में 11 बजे इसका कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरा है। बता दें कि सुबह 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, यानी कि आपको एयरपोर्ट कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है स्मृति ईरानी। बता दें कि स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है। अमेठी के जगदीशपुर में 8 कार्यक्रम होंगे जिसमें स्मृति ईरानी शामिल होंगी। 11 बजे बेचूगढ़ जगदीशपुर में जनसंवाद विकास यात्रा है जिसमें स्मृति ईरानी हिस्सा लेंगी। 12 बजे हुसैनगंज कला में जनसंवाद विकास यात्रा को शामिल होंगी स्मृति ईरानी। 1 बजे लाला का पुरवा में जनसंवाद विकास यात्रा होगी जिसमें स्मृति ईरानी शामिल होंगी। बता दें कि 2:45 पर गुंगे मऊ में जनसंवाद कार्यक्रम होगा। 3:45 पर मुंगौली में जनसंवाद विकास यात्रा होगी। बता दें कि 4:45 बजे लखनीपुर में एक जनसंवाद विकास यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 5:45 पर मुंगरौली में जनसंवाद विकास यात्रा होगी। 6:45 पर रामलीला मैदान में जनसंवाद विकास यात्रा में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। 7:45 पर भेल गेस्ट हाउस पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरा है। इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। इससे पहले आपको बता दें कि 9:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है स्मृति ईरानी। बता दें कि अमेठी के जगदीशपुर में 8 कार्यक्रमों में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। बताया जा रहा है कि 11 बजे बेचूगढ़ जगदीशपुर में जनसंवाद विकास यात्रा में शामिल होंगी। 12 बजे हुसैनगंज कला में जनसंवाद विकास यात्रा है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रणविजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रणविजय, जैसा कि बताया जा रहा है स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर आ रही, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? रणविजय अनम्यूट कर लें। जी हेलो जी रणविजय, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। आज जैसे कि बताया जा रहा है स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब से स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हुई है तब से लगातार वो अपने संसद क्षेत्र वासियों से लगातार जुड़ी रहती है। इसी क्रम को लेकर आज वो फिर जो है अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर अमेठी पहुंच रही है। जी क्या क्या कुछ कार्यक्रम लगे हुए, तमाम कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिनमें वो हिस्सा लेंगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अमेठी संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा इधर सलोन साइड भी है, जहाँ पे दो जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाके चौपाल लगा के लोगों की समस्याओं को सुनेंगी, समझेंगी, वह उसी प्रकार से उनके निस्तारण का जो है आदेश कर लगातार 3 दिन अमेठी में रहकर ये सारी चीजें इकट्ठा करके कहीं ना कहीं से ये 2024 के चुनाव को लेकर एक प्रोत्साहन बनाती जा रही है। जी रणविजय, जैसा कि बताया जा रहा है आज तमाम 8 जगहों पर उनकी जनसंवाद विकास यात्रा होगी जिसमें स्मृति ईरानी शामिल होगी, क्या कुछ इस यात्रा के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो है इस जन यात्रा का जो है शुरुआत किया गया था, जिसको लेकर वो अपने मतलब बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को समझाते हुए इस यात्रा को लगातार निरंतर जो है जारी रखने के लिए जुटी हुई है। जी स्मृति ईरानी जिस तरीके से देखा जाता है कि बार बार अमेठी के दौरे पर जाती हैं, कितना वो कनेक्ट करती हैं अब अमेठी की जनता से? जी बिल्कुल, लगातार उनके बराबर जो है अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में आने से कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि हो न हो विकास का जो एक यहाँ जो मुद्दा रहा है, विकास से अछूता रहा है, तो कहीं ना कहीं से देखा जा सकता है कि विकास की तरफ अमेठी अपने आप में अग्रसर करती देखी जा रही है। जी ये आने वाले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बीच में कहा जाने लगा था कि हो सकता है कि रायबरेली चली जाए, क्योंकि रायबरेली के दौरे पर जा रही थी बार बार। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रायबरेली का दौरा और अमेठी का दौरा बराबर निरंतर करती देखी गई है, तो कहीं ना कहीं से ये लगता है ये या फिर ये भी माना जा सकता है कि अमेठी तो छोड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि रायबरेली में भी कहीं ना कहीं से बीजेपी का कोई ठोस प्रत्याशी उतारा जाए। जी ठीक है रणविजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज स्मृति ईरानी का 3 दिवसीय दौरा होने वाला है अमेठी में। 9:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, इसके बाद अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगी। अमेठी में 8 कार्यक्रम होंगे जिसमें स्मृति ईरानी खुद शामिल होंगी। इस बीच देश की बात में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। आईएमडी ने इस हफ्ते सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट किया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी द्वारा दी गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने इस हफ्ते सभी राज्यों में किया है बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान में अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने इस हफ्ते सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान में अलर्ट जारी हुआ है।
तो लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने इस हफ्ते सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। आईएमडी ने इस हफ्ते सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, आपके पास वापस आएंगे। बताया जा रहा है कि आईएमडी ने जो है तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आईएमडी ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाके हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि दिल्ली में भी बारिश पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कभी धूप खिल रही है, कभी बारिश हो रही है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम में पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। बात बारिश की करें तो बारिश से मौसम को सुहाना तो जरूर हो रहा है, लेकिन आने वाली जो समस्याएं हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में विशेष तौर पर, मैं आपको बता दूं कि जो जल भराव की समस्या है वो उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और बताया ही जा रहा है कि ये पूरा हफ्ता, मतलब 12 जुलाई तक जो है इसी तरीके से बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। और कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं जो जल भराव की दिल्ली में विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जो समस्या है वो सामने दिखेगी। और निगम की जो तैयारियां हैं उनकी पोल खुलती हुई आपको दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी ने जिस तरीके से भारी बारिश को लेकर चेताया है, तो कहीं ना कहीं जिन राज्यों में वहां पर बारिश की ज्यादा संभावना है, तो लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। जी रमेश, जिस तरह से तमाम राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है, ऐसे में बाढ़ की स्थिति भी कई जगह उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर के क्या कुछ चेतावनी दी गई है और पुलिस प्रशासन या तमाम प्रशासन है, नगर निगम है, उसकी क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, इस तरीके के हर साल हम देखते हैं जब इस तरीके का मौसम आता है, जब भी सावन स्टार्ट होता है और इस तरीके की बरसात शुरू होती है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश या यूपी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो मैं आपको बता दूं जो बॉर्डर से छुए हुए इलाके हैं। वहां पर हर साल बिहार का भी कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे हर साल बाढ़ आ ही जाती है। और बाढ़ की जो सिचुएशन होती है उसको लेकर प्रशासन पहले ही चेतावनी जारी कर चुका होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब तक बाढ़ नहीं आती, जब तक सिचुएशन ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, तब तक वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से प्रशासन को लेकर वहां पर काफी सख्ती के साथ भी पेश आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बारिश बाढ़ की समस्या को उत्पन्न करती है, तो उसके साथ साथ कई प्रकार की समस्या भी उत्पन्न करती है। और ये समस्या वैसे बात करें यूपी के कई इलाकों में तो हर साल ही देखने को मिलती है। जी प्रवेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मानसून जो है वो हिंदुस्तान में आ चुका है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ जानकारी देंगे? किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर तो हो सकती है, लेकिन अगर जैसे बारिश ज्यादा होती है और बाढ़ आ जाएगी तो फिर क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बारिश खेती के लिए इस समय किसानों के लिए तो थोड़ी राहत दे सकती है, गर्मी से भी थोड़ी सी राहत दे सकती है। लेकिन अगर वो अधिक संख्या में होती है या ये कहीं बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करती है, तो वो कहीं ना कहीं जनमानस के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा किसानों की फसलें भी नष्ट हो जाती है। और कई बार हमने देखा है कि लोगों के घर तक बह जाते हैं। उसमें लोगों के जो अपना रहन सहन का, जो उनका गुजारा बसर करने का एक छोटी सी कुटिया हो या घर हो, उसमें जब वो इस बाढ़ के साथ साथ बह जाता है, परिवार के कई सदस्य तक मौत के घाट पे उतर जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जनमानस पे इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई टीमें वहां पर लगी होती हैं जो बचाव और राहत कार्य करती है, जैसे एनडीआरएफ है। या उसके अलावा मैं बता दूं कि कई बार दिल्ली में विशेष तौर पर मैं बात करूं तो सिविल डिफेंस के जवान लगे होते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जनमानस को होता है। और उसकी जो भरपाई है शायद ही कोई पूरा कर सकता है। जी प्रवेश, जिस तरीके से बताया गया है कि तमाम अलग अलग राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी हुई है, ऐसे में जो बीमारियां हैं क्या वो भी बढ़ेंगी? जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तो पानी, अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके बाद हमने देखा है कई बार ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार उसमें जीव जंतु तक मर के बहकर आ जाते हैं और वो सड़ने, एक जगह ठहरने के बाद वो सड़ने लगते हैं। लेकिन जब पानी का जल भराव होता है तो उसमें मच्छर भी उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें बीमारियों का जो
बात करें जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और उसमें कहीं ना कहीं ये सारी समस्याओं से निपटने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करें तो फिर उस पर अगला कदम शुरू हो जाता है। जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आईएमडी ने एडवाइजरी जारी की है और चेतावनी जारी की है कि तमाम राज्यों में इस हफ्ते बारिश होने वाली है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। देश के कई हिस्सों में इस दौरान बारिश होगी। बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। देश की बात करेंगे अब बुलंदशहर की, जहां पर जल निकासी नहीं होने से बड़ा हादसा हो गया है। 2 घरों की दीवारें और एक मकान गिर गया है। 2 घरों की दीवारें और एक मकान गिरा। पुल का निर्माण होने से बाधित थी जल निकासी। नाले का पानी क्षेत्र के कई मकानों में रिस रहा था। शिकायत के बाद भी नगर पालिका नहीं ले रही सुध। 4 दिन से लगातार शिकायत कर रहे थे स्थानीय। नगर पालिका बुलंदशहर की लापरवाही पड़ी भारी। वहीं आसपास के लोगों के घरों में छोड़कर के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। 4 दिन से लगातार शिकायत कर रहे थे स्थानीय। नगर पालिका बुलंदशहर की लापरवाही पड़ी भारी। आसपास के लोग घर में छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कोतवाली नगर यह हादसा हुआ है, जहां पर जल निकासी नहीं होने से बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि 2 घरों की दीवारें और एक मकान गिर गया है बुलंदशहर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंद पुल का निर्माण होने से बाधित थी जल निकासी। नाले का पानी क्षेत्र के कई मकानों में रिस रहा था। वही शिकायत के बाद भी नगर पालिका ने नहीं ली कोई सुध। तो बुलंदशहर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जल निकासी नहीं होने से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 2 दीवारें, 2 छत और एक मकान गिर गया है। बताया जा रहा है कि 2 घरों की दीवारें और एक मकान गिरा है। पुल का निर्माण होने से बाधित थी जल निकासी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि नाले का पानी क्षेत्र के कई मकानों में से रिस रहा था। मजबूरन लोगों को अपने घर से छोड़ करके दूसरों के घरों में होना पड़ा है शिफ्ट। बुलंदशहर में जल निकासी नहीं होने से एक बड़ा हादसा हो गया। तो लगातार भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ, जहां पर 2 घरों की दीवारें और एक मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि पुल का निर्माण होने से ये जल निकासी जो थी वो बाधित हो गई थी, जिसके चलते ही बड़ा हादसा हो गया। तमाम शिकायतों के बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं ली। नाले का पानी का क्षेत्र के कई मकानों में रिस रहा था। तमाम शिकायतें की जा रही थी नगर निगम से, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली इसकी। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जल निकासी ना होने के कारण लोगों के घरों में नाली का पानी जो है वो रस रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है नाले का पानी जो है लोगों के घर में भरता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी देंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट का मामला है, जहां मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में बनी हुई है। जो और नालों की बात की है, नाले भी टूटे हुए हैं। उसको लेकर जो स्थानीय लोगों ने, उन्होंने काफी कई बार नगर पालिका में शिकायत भी की थी, सभासद से भी शिकायत की थी, लेकिन जो नगर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जो नगर पालिका जो चेयरमैन है उसके द्वारा किसी तरह की सुनवाई नहीं की है, जिससे जो मकान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और काफी मकानों में दरार भी आई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नगर
जो कॉलोनी वासी है उनमें कहीं ना कहीं रोष व्यक्त है। और हालांकि जो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं जो और लोग हैं उन्होंने उन लोगों को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का कहना ये है कि जो हमारे जो मकानों में जिस तरह से ये क्षति हुई है इसकी आगे पूर्ति कौन कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि जो अभी तो वर्षा शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर तमाम दावे किए जा रहे थे नगर पालिकाओं द्वारा, नगर पंचायत द्वारा के तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है, लेकिन अगर की जाए अभी जिस तरह से बरसात भी शुरू नहीं हुई उस तरह से तमाम पानी भरा हुआ है, लोगों के जो मकान गिर रहे हैं वो जर्जर हाथ में बने हुए हैं। तो आखिरकार ये जो जिस तरह से आंखों पर पट्टी बांध रखी है अधिकारियों ने, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये बात कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अगर इस तरह पर अगर आकर देखें तो सभी तरह पूरी तरह से दिखाई देते हैं। जी अनिल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बार बार लोगों ने शिकायत की और बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ है और क्यों किसी ने सुध नहीं ली थी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान तो लाखों रुपए, कई लाख रुपए बताया जा रहा है, लेकिन अगर जान माल की बात की जाए तो अभी तक कोई हताहत होने की कोई तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि नगर पालिका जो चेयरमैन है उनसे लगातार जो सभासद के द्वारा भी अपील की गई थी कि जो कॉलोनी वासी है उनकी जो सड़कें हैं पूरी तरह से जर्जर हो गई, पानी भरा हुआ है, मकान गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं होगी कोई सुनवाई की गई है तो उसको लेकर चिंता की बात है कि जिस तरह से नगर जो शिकायत कर रहे हैं उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होना एक अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो शिकायत करता है उनकी शिकायतें पूरी तरह से सुनी जाएंगी, लेकिन अगर बात की जाए तो नगर पालिका में किसी तरह की सुनवाई ना होने कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार अगर सुनवाई क्यों नहीं, जो नुकसान हुआ है आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा। जी अनिल, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी क्या नगर पालिका अब कुछ आगे करेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बता दूं अभी हादसा की बात की जाए तो अगर नगर पालिका के जो चेयरमैन है, नगर पालिका ईओ, अभी तक वहाँ मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। जो सिर्फ सभासद हैं, जो कॉलोनी जो नगर सभासद हैं वही वहाँ पहुंचे हैं। सभासद ने कहा है कि देखिए मैं इस बात को फिर से वहाँ से नगर पालिका में रखूंगा और जो लोगों के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आश्वासन ये दिया गया है जो लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिन मकानों में दरार आई है तो कहीं ना कहीं लोगों में हमारी दहशत का माहौल है कि उनको लगता है कि जब तक अगर जिस तरह सड़क अगर सही नहीं होती है, नाले सही नहीं होते तो हो सकता है कि जो अभी तो बरसात शुरू ही नहीं हुई है और उससे पहले इस तरह का पानी भर जाना तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार अधिक बरसात तो मकान की पूरी तरह से गिर सकते हैं। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता रहे हैं बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है। जल निकासी ना होने के कारण जो है 2 मकानों की दीवारें गिर गई और एक मकान गिर गया है। 2 घरों की दीवारें और एक मकान गिरा है। बता दें कि जल निकासी ना होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अम्बेडकर नगर की जहां पर बंद घर में मिला है महिला का अधजला शव। अम्बेडकर नगर में बंद घर में मिला है महिला का अधजला शव। एक दिन पहले ही किराए पर रहने आई थी महिला, वहीं मौके से उसका तथाकथित पति फरार हो गया है। घर के चैनल में ताला बंद करके फरार हुआ है कथित पति। खुद को स्कूल का चपरासी बताता था कथित पति। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर के अखंड नगर का निवासी थे। मालीपुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर भटौली गांव का मामला आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। अभी तक मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो सुल्तानपुर के अखंड नगर का बताया जा रहा है पूरा मामला। मालीपुर थाना क्षेत्र के खालिस भटौली गांव का मामला आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। बता दें कि मृतक महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर बंद घर में मिला महिला का अधजला शव। एक दिन पहले ही किराए पर रहने आई थी महिला, मौके से उसका तथाकथित पति फरार। घर के चैनल में ताला बंद करके फरार हुआ तथाकथित पति। खुद को स्कूल का चपरासी बताता था पति। सुल्तानपुर के अखंड नगर का बताया था निवासी।
मालीपुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर भटौली गांव का मामला आपको बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर नवविवाहित जोड़े की पुलिस से गुहार। प्रेमी से निकाह करके लौटी युवती ने लगाई गुहार। नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का डर था। शादी के दस्तावेज दिखा करके एसएसपी से लगाई थी गुहार। परिजन लड़की का करना चाहते थे अधेड़ निकाह। तो अहम जानकारी आपको बता रहे, प्रेमी से निकाह करके लौटी युवती ने गुहार लगाई है एसएसपी से। नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का डर है। शादी के दस्तावेज दिखा करके एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का डर। शादी के दस्तावेज दिखा करके एसएसपी से लगाई गुहार। परिजन लड़की का करना चाहते थे अधेड़ से निकाह। अगौत थाना क्षेत्र के गांव शाहनगर का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑनर किलिंग का एक डर सता रहा है। नवविवाहित जोड़े को उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है सुरक्षा की। प्रेमी संग निकाह करके लौटी विवाहिता। नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का डर। शादी की दस्तावेज दिखा करके एसएसपी से लगाई गुहार। परिजन लड़की का करना चाहते थे अधेड़ लड़के से निकाह। अगाउत थाना क्षेत्र के गांव शाहनगर का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नवविवाहित जोड़े को सता रहा है डर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर नवविवाहित जोड़े की पुलिस से गुहार। प्रेमी से निकाह करके लौटी युवती ने लगाई गुहार। शादी के दस्तावेज दिखा करके एसएसपी से लगाई गुहार। नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का डर। शादी के दस्तावेज दिखा करके एसएसपी से लगाई है गुहार। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर तेज बारिश के चलते फैक्ट्री के जमींदोज। बारिश और चक्रवाती तूफान के चलते बड़ा हादसा हुआ है। चक्रवाती तूफान के बवंडर से तहस नहस हुई है फैक्ट्री। बुलंदशहर से खबर, जहां पर तेज बारिश के चलते फैक्ट्री जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश और चक्रवाती तूफान के चलते बड़ा हादसा हुआ है। तो चक्रवाती तूफान के बवंडर से तहस नहस हुई फैक्ट्री। बता दें कि गांव अगौरा अमीरपुर में टेराकोटा फैक्ट्री तबाह हो गई। बुलंदशहर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज बारिश के चलते फैक्ट्री जमींदोज हो गई। बारिश और चक्रवाती तूफान के चलते बड़ा हादसा हो गया। चक्रवाती तूफान के बवंडर से तहस नहस हुई फैक्ट्री। गांव अगौरा अमीरपुर में तारा के कोटरा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज बारिश के चलते फैक्ट्री जमींदोज हो गई। बारिश और चक्रवाती तूफान के चलते बड़ा हादसा हो गया।
खबर आगरा से, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी है लापरवाही। पोस्टमार्टम हाउस में बदला गुना के युवक का शव। पोस्टमार्टम हाउस में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम में बदला गुना के युवक का शव। अज्ञात शव का पोस्टमार्टम करके सील करके सौंपा। वहीं अंत्येष्टि के दौरान शव किसी और का निकला। सोमवार को हादसे में शिकार हुआ था शख्स, जिसका अज्ञात शव जो है वो सील करके सौंप दिया। अंत्येष्टि के दौरान शव किसी और का निकला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सोमवार को हादसे में शिकार हुआ था शख्स, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और जिम्मेदारों की चूक से अज्ञात शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम में बदला गुना के युवक का शव। अहम जानकारी आपको बता दें कि अंत्येष्टि के दौरान शव किसी और का निकला। अज्ञात शव का पोस्टमार्टम करके सील करके सौंप दिया। अंत्येष्टि के दौरान शव किसी और का निकला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हैं। अजेंद्र, जिस तरह का मामला सामने आया है, पोस्टमार्टम हाउस से बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देंगे? हारिस, एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहली बार आगरा में ऐसा मामला सामने आया है, जहां तक अभी पता चल पा रहा है कि पोस्टमार्टम गृह पर शव बदल गया। यानी कि जो शव गुना के रहने वाले युवक का शव था, वो उसकी जगह दूसरा शव मिला। आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार को आगरा के थाना सैया इलाके में पिकअप, जो महिंद्रा की पिकअप गाड़ी है लोडिंग, वो एक पेड़ से टकराई थी, जिसके बाद उसमें जो ड्राइवर था उसकी मौत हो गई थी। और वो जो ड्राइवर है वो उत्तर प्रदेश के गुना का रहने वाला था। जब परिजन तब लेकर वहां से अपने गांव गुना पहुंचे और अंत्येष्टि के दौरान जब उन्होंने देखा तो वो शव उस ड्राइवर का नहीं था, वो किसी और का था। अब गलती किस आधार पर हुई, ये एक मामले की इसकी जांच का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि एक युवक की मौत हो जाती है किसी हादसे में, और उसके परिजन वहां रुकते हैं और पोस्टमार्टम गृह से शव लेकर अपने उत्तर प्रदेश के करीब 200 किलोमीटर दूर गुना चले जाते हैं। और वहां से वो जब देखते हैं दाह संस्कार के समय तो वो शव उसका नहीं है। तो एक हैरानी कर देने वाला ये मामला है। हालांकि एक बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही में जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा विषय का कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले से सभी को चौंका दिया है, और इस पूरे मामले की जांच की बात अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से कही जा रही है। अजेंद्र, बताया जा रहा है कि उस युवक का जो है शव जो था उसका पोस्टमार्टम किया गया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी, क्या उसके आधार पर भी पता नहीं चला? कहा जा सकता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है सिर्फ एक नाम मात्र एक दस्तावेज होता है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो उसका एक नियम यह है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा होता है या कोई भी क्राइम या एक हादसे के बाद पोस्टमार्टम जरूर होता है, क्योंकि एक ये शेड्यूल है और पोस्टमार्टम के बाद ही शव को दिया जाता है। तो इस पोस्टमार्टम के बाद वहां पर शव रख दिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वहां जैसे हमने पहले भी तमाम के न्यूज के माध्यम से खबरें दिखाई हैं कि पोस्टमार्टम गृह का एक वीडियो वायरल हुआ जहां शव को देने के बदले में कुछ रुपए की मांग की जाती थी। इस तरह के कई वीडियो हमने पहले भी दिखाए हैं। लेकिन ये जो एक मामला आया है, जो आज मामला देखा जा रहा है, कल की ये घटना है। और जिस तरह से एक सोमवार को जो एक हादसा हुआ, उसमें एक जो महिंद्रा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो उस गुना का रहने वाला था, उसकी मौत हुई। और उसके बाद हादसे में पोस्टमार्टम गृह से उसके जो परिजन हैं वो शव को ले गए। और बड़ी बात यह है कि उस समय वहां उस शव को देखा नहीं गया, क्योंकि वहां हालात इस तरह का होता है कि गमगीन माहौल होता है। परिवार के लोग वहां वैसे ही पहले से परेशान होते हैं, और ये जिम्मेदारों को देखना पोस्टमार्टम गृह जो जिसके अधिकारी के अंडर में आता है उसकी बात है, क्योंकि उसके नीचे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है। किनकी ये लापरवाही एक छोटी मोटी लापरवाही नहीं माना जाएगा, हर एक बड़ी लापरवाही, और इस पर एक बड़ी कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। जी ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें एक बड़ी लापरवाही सामने आई है पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर एक अज्ञात शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसी को सौंप दिया गया सील करके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पर जहर खाने वाले शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि जहर खाने वाले शख्स की अस्पताल में मौत का मामला सामने आया है। सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान हुई शख्स की मौत। आपको बता दें कि जमीनी प्रकरण को लेकर के शख्स ने जहर खा लिया था, जिसके बाद आज उसकी मौत हो गई। तो मृतक को उसकी जमीन के बदले नहीं मिला था प्लॉट। बता दें कि पीड़ित ने पुलिस से की थी मामले की शिकायत। मृतक कई बार कर चुका था आत्महत्या का प्रयास। बता दें कि थाना किश्ती के बोझा गांव का रहने वाला था मृतक। 2021 में धारा 420, 406, 323 में दर्ज हुई थी FIR। मृतक कई बार कर चुका था आत्महत्या का प्रयास। थाना किश्ती के बोझा गांव का रहने वाला था मृतक। बता दें कि 2021 में धारा 420, 406, 323 में दर्ज हुई थी FIR। 5 जुलाई को फिर से शिकायत दर्ज हुई थी FIR। तो मैनपुरी से अहम खबर आपको बता रहे, जहां पर जहर खाने वाले शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। मैनपुरी से हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रजीत, माना जाएगा, आपसे पूछेंगे, चंद्रजीत आपसे जानना चाहेंगे, जिस शख्स ने जहर खा लिया था उसकी आज मौत हो गई, इस मामले में क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मामला किसनी गांव के भुजा गांव के रहने वाले बिमलेश कुमार यादव का है, जिन्होंने कल बीते दिन 5 जुलाई को ये जहर खाकर खुद SP ऑफिस पहुंचे थे और इन्होंने एक शिकायती पत्र SP को दिया था। इनकी हालत कुछ संदिग्ध लगने पर SP ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर इनकी हालत को गंभीर देखते हुए सफाई इनको रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान बिमलेश कुमार की मौत हो गई। आपको बता दें, ये 2021 में भी बिमलेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसके प्रार्थना को विचार करते हुए किसी थाने में 420, 406, 323 में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद ये आज कल पुनः फिर शिकायती पत्र लेकर पहुंचा था। इसके शिकायती पत्र को गंभीरता से लेते हुए SP ने 406, 420, 322, 323, 506 में इसमें FIR भी दर्ज की थी। लेकिन मामला पूरा ये निकल गया, शिकायती पत्र में जो बिमलेश है, जो मृतक है, उसका कहना था कि गांव का ही एक प्रदीप यादव है, जिसने 1 बीघा जमीन मतलब अपने नाम करा ली थी। और इसके बाद जो प्रदीप यादव गांव का है, इसकी नीयत खराब हो गई और इसने इसके प्लॉट का बैनामा इसके नाम नहीं किया। हालांकि जो बिमलेश की जमीन थी, इसका उसके यादव पक्ष के जो प्रदीप है, उसके पक्ष में बैनामा भी किया था। हालांकि कब्जा भी इसका ही था, लेकिन जो प्लॉट की बात हुई थी वो प्रदीप यादव नहीं दे रहा था। इसकी शिकायत लगातार भी की जा रही थी। और आपको बता दें, बिमलेश कुमार इससे पूर्व भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। लेकिन जो कल की जो आपको घटना हुई है, ये फिर संदिग्ध हालत में SP ऑफिस पहुंचा था। तो इसको SP ने जो बिमलेश कुमार है, इसको भर्ती कराया था। ठीक है, भर्ती कराने के बाद जी ठीक है चंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें, बड़े मामला सामने आया है मैनपुरी से, जहां पर एक जहर खाने वाले शख्स की आज मौत हो गई अस्पताल में। पुलिस कार्यालय में एक व्यक्ति कुछ जहरीला पदार्थ खा करके आया था, जिसको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसे PGI सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान शायद उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि यह बिमलेश कुमार यादव ग्राम बोझा, थाना किशनी का रहने वाला है। इसने अपनी 1 बीघा जमीन 2021 में गांव के ही प्रदीप उर्फ लालू यादव को बेची थी। बिमलेश का कहना है कि प्रदीप यादव इस जमीन के बदले में एक प्लाट देने की बात कहा था, लेकिन वो प्लाट नहीं दे रहा है। इसी संबंध में वो आज पुलिस कार्यालय शिकायत लेकर के आया था।